हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता से के बारे में देखेंगे, है ना। ये इतने सारे क्वेश्चन हैं कुछ जो वैदिक सभ्यता से बनते हैं, वैदिक काल से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले हर एक एग्जामों में पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अपन लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखना दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो इसका वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक का है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। तो जो ऋग्वेद, इसको दो भागों में बांट दिया, तो ये हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीसी, है ना। तो 1500 से लेके 1000 तक क्या हो गया, ऋग्वैदिक। और 1000 से लेके 600 बीसी तक ये हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समझ में आ गया। वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में लोग रहते थे ना, उन लोगों को, ऋग्वैदिक काल के लोगों को आर्य कहते थे, आर्य। तो जो आर्य थे उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इस वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये दोस्तों अपने को मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से। जो अपना ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना वेद हिंदू धर्म का। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, 4 वेद है, ठीक है। 4 वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। तो ये और आगे क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। तो आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका क्या आंसर होगा, ऋग्वेद से मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो गाय है, अपनी गाय, तो गाय को क्या कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है। तो गाय को कहा गया है अघन्या। ये दोस्तों, गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया। अघन्या का मतलब ना मारे जाने योग्य। गाय को मारते नहीं थे मतलब वैदिक काल में। इसके बाद बात करते हैं कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे। ऐसी महिला जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, विवाह नहीं करती थी, तो उसको कहते थे अमाजू। अमाजू, ठीक है, अमाजू। इसके बाद आर्यों का जो मूल निवास है, आर्यों का मूल निवास है दोस्तों मध्य एशिया। मध्य एशिया। आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, भारत के निवासी नहीं थे, वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह जो देश है ना मध्य एशिया के, वहां से आए थे। और ये मतलब कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो सब लोगों ने अलग अलग बताया है। किसी ने बताया तिब्बत से आए थे, किसी ने बताया भारत में ही थे, किसी ने बता दिया उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, बोले उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये मैक्स मूलर नाम के वैज्ञानिक थे, मैक्स मूलर, उन्होंने बताया था कि मध्य एशिया से आए थे। और यही ज्यादा मान्य है, सबसे ज्यादा मान्य यही है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो दोस्तों, आर्य का मतलब, आर्य बोल रहे हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आर्यों का ये, आर्यों का वो, आर्यों का वो। तो उसका मतलब वैदिक सभ्यता का वो, ये वो, है ना। तो वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे वैदिक काल में, उनको आर्य बोलते थे, है ना। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो दोस्तों उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन दोनों। वो लोग पशुपालन भी करते थे, पशुपालन, है ना। जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। वो लोग केवल कृषि करते थे। तो और लेकिन ये लोग क्या है, कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। इसके बाद आर्यों की भाषा की बात करें तो दोस्तों भाषा थी संस्कृत। संस्कृत। और इसके बाद पेय पदार्थ की, वो कौन सा पदार्थ पीते थे, तो दोस्तों सोमरस पीते थे, सोमरस। सोमरस, सोमरस इनका पेय पदार्थ था। भाषा थी इनकी संस्कृत। इसके बाद आर्यों के प्रिय पशु की बात करें, अपने हड़प्पा सभ्यता में देखा था, उनका प्रिय पशु क्या था, क्या था, याद करो। उनका प्रिय पशु था, क्या था, इनकी बात करें, ये इनका प्रिय पशु क्या था, तो इनका आर्यों का प्रिय पशु है घोड़ा। घोड़ा।
और प्रिय देवता की बात करें तो उनका प्रिय देवता था पशुपति, इनका प्रिय देवता है इंद्र, इंद्र भगवान, है ना। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हो गया, प्रिय देवता क्या हो गया, इंद्र हो गया। इसके बाद इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था ना वो मातृ सत्तात्मक था, मातृ प्रधान था। इसके बाद वेद और वेदांग, तो दोस्तों वेद आपको पता है 4 है, और वेदांग की बात करें, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है 6, है ना। वेद 4 है, 4 वेद है, और वेदांग कितने हैं, 6। 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद ऋग्वेद की बात करें कि ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और उनके अंदर 10,462 मंत्र है ना। क्वेश्चन ऐसा है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने मंत्र है, 10,462 मंत्र है। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। इसके बाद ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के संकलन करता है, ऋग्वेद को किसने लिखा है, उसका संकलन किसने किया है, तो इसका आ जाएगा अपना महर्षि द्वैपायन कृष्ण, इन्होंने ही महाभारत भी लिखा था, है ना। द्वैपायन कृष्ण, द्वैपायन कृष्ण, कुछ भी लिख लो, तो ये इन्होंने ही ऋग्वेद का संकलन किया था। इसके बाद कहते हैं ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस मुनि को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, होत्र, ये होत्र। ऋग्वेद पढ़ने वाले मुनि को क्या कहा जाता है, ऋषि को होत्र कहते हैं। इसके बाद बात करें कि जो ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है, तो जो 8वें मंडल की ऋचाएं हैं, 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो 8वें मंडल की ऋचाओं को कहते हैं खिल, ठीक है। 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसके बाद सर्वाधिक बार वर्णित नदी, जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी का, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख आया है। इसके बाद बात करें कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र कौन सी नदी का उल्लेख है, तो सबसे पवित्र नदी है दोस्तों सरस्वती, सरस्वती नदी, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ वर्णित नदी की बात करें तो कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो कौन सी है, अपनी सरस्वती नदी। इसके बाद बात करें गंगा और यमुना, क्या गंगा नदी का जो अपनी इतनी फेमस नदी है उसका उल्लेख है ऋग्वेद में, तो गंगा का उल्लेख है दोस्तों 1 बार। उसके बाद बात करें यमुना का उल्लेख है, तो यमुना का दोस्तों 3 बार है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार कौन सी नदी का उल्लेख है, तो इसका आंसर जाएगा सिंधु नदी। 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो खिल कहते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले, जो मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ ऋचाओं की जगह ऋग्वेद कर लो। ऋग्वेद को पढ़ने वाले मुनि को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। ये संकलन करता कौन थे, उनके वेदों की संख्या, वेदांगों की संख्या, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। गंगा का ये उल्लेख कितनी बार आया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1 बार। यमुना का 3 बार। इसके बाद गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, तो जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, इसी में से, अपने ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जैसे लिख लो 3rd मंडल में, 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र, ठीक है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। इसके बाद बात करें कि ये गायत्री मंत्र जो है वो किसके नाम है, तो दोस्तों ये जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का रचनाकार, वो अपने गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि 9वें मंडल में क्या है, तो दोस्तों 9वें मंडल में जो है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख। इसके बाद 10वें मंडल में क्या है, तो दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और
ये जो 10 मंडल है ऋग्वेदिक, ये 2 काल में है ना, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये ऋग्वेदिक काल जब था तब ऋग्वेद के 9 ही मंडल थे, 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में आके जोड़ा गया। तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था कब आई, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि 10वें मंडल में है ये। और 10वां मंडल कब जोड़ा गया, उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आई वर्ण व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात बताऊं, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, छुआछूत नहीं थी। इसके बाद बात करें कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, 1000 से लेके 620 तक।